लास्ट क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, ये वाला ट्राई किया था आप लोगों ने। एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका हाइपोटेनियस एल है, मास एम है। मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन पासिंग थ्रू राइट एंगल्ड वर्टेक्स, है ना। इसका डायग्राम कैसा होगा सर? ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट। यस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। मुझे इस केस में ये लेंथ एल दे रखी है और आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों 45 डिग्री से, राइट, है ना। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? क्या उपाय है बताओ। देखिए सर, एक उपाय तो ये है कि मैं यहाँ से लेट से एक्स डिस्टेंस इधर गया और मैंने एक डी एक्स लेंथ का पतला सा स्ट्रिप काटा, राइट। यस सर। ये पतला सा स्ट्रिप एक रॉड है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल और ये 45 डिग्री का एंगल है, इसलिए ये लेंथ भी एक्स होगी, है ना। यस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट निकाल सकता हूं मैं, यस सेंटर ऑफ मास के अबाउट। उसको मैं यहाँ पैरेलली शिफ्ट करूंगा तो मेरे को इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट मिल जाएगा। बहुत गंदा सा एक्सप्रेशन आएगा पर आ जाएगा, राइट। यस क्या आएगा बताऊं? डी आई आ जाएगा, डीएम, मास तो मैं लिख लूंगा बाद में, तो अभी डीएम लिख देता हूँ मास को। डीएम टाइम्स इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक्स स्क्वायर बाय 12, राइट, प्लस सेंटर ऑफ मास यहाँ का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? एल माइनस अंडर रूट ऑफ, ये एल नहीं है, एल बाय रूट टू है। एल बाय रूट टू माइनस एल बाय रूट टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स बाय टू का होल स्क्वायर, राइट। इसका पूरे का स्क्वायर, है ना। बड़ा ही गंदा सा टर्म आया और इसको आप इंटीग्रेट करोगे, एक्स कहां से कहां तक वेरी करेगा? 0 से लेकर एल बाय रूट टू तक, है ना झमेला। यस सर। ऐसे कॉम हम इस तरीके से कभी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्या? इतने गंदे तरीके से मजबूरी में करना पड़ता है, बट वी डोंट लाइक इट। पसंद आया मेथड? मुझे तो नहीं आया। कुछ और जुगाड़ करें फिर? हम्म। यस एक और जुगाड़ हो सकता है कि आप रॉड ऐसे काटने की जगह यहां से एक्स डिस्टेंस पे गए और रॉड ऐसे काटा, तो ये थोड़ा सा बेटर होगा। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें कम हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से सिर्फ एक्स है, और अगर ये एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, तो इसकी लेंथ 2x है, हाँ, है ना। हम्म। यस समझ में आ रही बात? तो यस तो इस तरीके से आप अगर इंटीग्रेट करोगे तो थोड़ा सा इजी पड़ेगा, ठीक है। पर फिर भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। आई डोंट लाइक इट स्टिल, ऑल दो दिस इज अ वेरी गुड मेथड, बट इससे और बेटर मेथड हमारे पास है। ओके, इंटीग्रेशन का बिना हो सकता है। हाँ, हम बोलेंगे इसका मास है ना। परपेंडिकुलर एक्सिस का ही क्या? सर, वो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। पर बेटा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी एक्सिस का आउट नहीं मालूम ना, दिक्कत तो यही है। मालूम है क्या? सेंटर ऑफ मास का आउट नहीं मालूम, किसी एक्सिस का आउट नहीं मालूम, तो कोई बात नहीं। हम बोलेंगे इसका मोमेंट ऑफ मास है ना। चलो एक काम करते हैं, ऐसा ही एक ट्रायंगल यहां जोड़ देते हैं, एक ट्रायंगल यहां जोड़ देते हैं और एक ट्रायंगल यहां जोड़ देते हैं। क्या बन गया? स्क्वायर बन गया, बस साइड लेंथ एल यस का, सर। हाँ, है ना। अब इस टोटल मास कितना हो गया? 4m। अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस का आई है तो इसका भी आई होगा, इसका भी आई होगा, इसका भी आई होगा, टोटल कितना हो जाएगा? 4i, राइट। यस यस सर। 4i इज इक्वल टू, अब इस पूरे स्क्वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? हम्म सर, इसके और मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इसके और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। सो दैट इज 4m एल स्क्वायर बाय 12 प्लस 4m एल स्क्वायर बाय 12। ये कहां से आया है? यह है आपका परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से, ओके, है ना। सर, मतलब उसको उस फिगर में बना दीजिए, नहीं हो जा। हाँ,
तब क्या है, 4 4 4 कैंसिल हो गए, सो आई कितना आ गया, एम एल स्क्वायर बाय 6। बताओ ये मेथड अच्छा लगा कि नहीं लगा? Yes, sir. Yes, sir. मैं आपको बता रहा हूँ ये मेथड मुझे भी बहुत बहुत अच्छा लगता है, पर होता क्या है ना, ये सब जुगाड़ घर पे बैठ के करने में बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है, क्लासरूम में टीचर बताए और ज़्यादा अच्छा लगता है, राइट, है ना? अपने में चमकना नहीं होता। पर एग्जाम में चमकता नहीं है। एग्जाम में कब चमकता मालूम है? जब इस तरीके के कम से कम 20 25 50 क्वेश्चन कर चुके हो आप लोग, ठीक है, Yes. तब आप सोचना शुरू करते हो इस एंगल पे। अगर आप पहला क्वेश्चन आपने इस तरीके के ज़्यादा क्वेश्चन बनाए नहीं है, एग्जाम में पहला क्वेश्चन ऐसा आ गया, तो आपके पास बेस्ट मेथड क्या है, इंटीग्रेशन ही है। ओके, ये सब सोच नहीं पाओगे एग्जाम में, है ना बेटा? Yes. लेकिन इस तरीके के की थॉट को डेवलप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इंटीग्रेशन करके करोगे इस क्वेश्चन में आपको 4 मिनट लगेंगे, और इस तरीके से करोगे इस क्वेश्चन में 1 मिनट लगेगा, है ना? Yes. सो ये थॉट डेवलप करने के लिए आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं, अलग अलग चैप्टर्स में बहुत सारे चीज़ों में सिमिलर चीज़ें होती हैं, तो ये जुगाड़ वाला जो तरीका है ना, ये आपको सीखना होगा, ठीक है बेटा? Okay. चलो आगे बढ़े फिर। Yes. Sir. अगला क्वेश्चन मैंने ये दिया था, इसमें कोई खास जुगाड़ नहीं है ना? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 बोल देते हैं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 बोल देते हैं। तो I1 कितना होगा सर? I1 तो पता ही है सर, कितना होता है, ml स्क्वायर बाय 3 होता है सर, है ना? Yes. Sir. Yes, sir. और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2, इसके इस पॉइंट P के अबाउट निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस दिस डिस्टेंस का स्क्वायर, राइट? ये डिस्टेंस कितना होगा, ये L है तो ये L/2 है, सो दिस डिस्टेंस विल बी, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो L√5/2 आएगा। कैलकुलेशन कर सकते हो ना पाइथागोरस थ्योरम लगा के? Yes. Sir. चलो, सो I2 कितना हो जाएगा, I2 हो जाएगा सर ml स्क्वायर बाय 12 प्लस m L√5/2 का होल स्क्वायर, दैट इज ml स्क्वायर बाय 12 प्लस 5 ml स्क्वायर बाय 4। तो इसको करेंगे तो 15 हो जाएगा, है ना? 12 के साथ 15 हो जाएगा, 15 + 16, so that is 4/3 ml square. Therefore total moment of inertia I is equal to I1 plus I2, that is equal to 5/3 ml square. ओके? Yes. अब देखो मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन मैंने किया ना, आप लोग लगा हाँ सब कुछ नॉर्मल है, पर अगर आप खुद से कर रहे होते तो मेरे को मालूम है आप में से आधे स्टूडेंट्स क्या करते, सेंटर ऑफ मास के बारे में चिंता नहीं करते और यहां से शिफ्ट कर देते, और वो गलत हो जाता। होता कि नहीं होता? Yes. हो जाता ना गलत। Yes. शिफ्ट हमेशा कहां से करोगे, सेंटर ऑफ मास से करोगे। पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमेशा कहां से लगाओगे, सेंटर ऑफ मास से लगाओगे, ठीक है? चलो फिर यही 2 क्वेश्चन कर दिए थे मैंने लास्ट में, Yes. Sir. तो अभी हम लोग अगला टॉपिक शुरू कर देते हैं। हमारा अगला टॉपिक है इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, टॉर्क। क्या नाम है इसका? टॉर्क या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स। कुछ लोगों ने पढ़ा होगा शायद क्लास 10th तक में, अगर कोई आईसीएसई बोर्ड में था तो पढ़ा है। Yes, sir. टॉर्क नहीं पढ़ा होगा आपने नाम, आपने मोमेंट ऑफ फोर्स पढ़ा होगा, राइट? Yes, sir. टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स एक ही चीज है, ध्यान दीजिएगा। मैं आपको एक चैप्टर का एक स्ट्रक्चर समझा देता हूं। हम लोगों ने ना फॉर्मूले पढ़ ली न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में कि यार फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, राइट? अब फोर्स की वजह से कोई चीज मूव कर रहा है, हमें मालूम है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लगा दो। हम लोग इस चैप्टर को भी उसी स्ट्रक्चर में डालना चाहते हैं, रोटेशन को भी, ओके? तो हम लोग क्या करने वाले हैं, फोर्स की जगह एक नया चीज यूज करेंगे, क्या? टॉर्क। मास की जगह नई चीज यूज करेंगे, क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फोर्स की जगह मोमेंट ऑफ फोर्स, इनर्शिया की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना? ठीक है ना? Yes, sir. और एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन। कहानी खत्म। तो वहां पे फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता था, यहां पे आ जाएगा आपका टाउ इज इक्वल टू आई इनटू अल्फा आ जाएगा। ओके? टॉर्क को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? ऐसे लिखते हैं। ये क्या है, इसको क्या पढ़ते हैं? Tau. टाउ। हाँ, टाउ है, ओके?
डायरेक्शन प्रीवियस पेज दिखाइए। प्रीवियस पेज दिखाएं, देख लो यार। यस सर, हो गया। तो टॉर्क क्या है? टाउ है। मतलब टॉर्क क्या होता है समझो। क्या होता है ये तुम बाद में पढ़ लेंगे, अभी ये समझो। ये एक वेक्टर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर, जो कि आपके वर्क डन की होती है ना। Yes, Yes. sir. इसको जूल लिखना नहीं चाहिए, पर कई बार बुक्स में इसको जूल लिख देता है। ठीक है, ये जूल गड़बड़ है, बट बुक्स में लिखा रहता है, इसलिए मैंने आपको जूल लिख के दे दिया। वैसे ही उसकी यूनिट सिर्फ न्यूटन मीटर ही लिखनी चाहिए, जूल नहीं लिखनी चाहिए। ठीक है, जूल स्पेसिफिकली एनर्जी की यूनिट है, बट कई बार बुक्स में जूल लिख देता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, यूज कर लेना है। ओके, ओके। क्योंकि एटलीस्ट डायमेंशनली करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग स्टेट ऑफ रोटेशनल मोशन। फोर्स क्या करता है? स्टेट ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन चेंज करता है, एक्सेलरेशन लाता है, मतलब वेलोसिटी चेंज करता है, राइट? टॉर्क क्या करेगा? स्टेट ऑफ रोटेशनल मोशन मतलब एंगुलर वेलोसिटी को चेंज करेगा। एंगुलर वेलोसिटी को चेंज करेगा मतलब क्या प्रोड्यूस करेगा? अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन, राइट? एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टॉर्क को हम लोग टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। ओके बेटा, यस इसका एक कुछ सिंपल से एग्जांपल सोचो। सर, एक डोर। डोर, हाँ, डोर को टर्न करने के लिए हम लोग यहां पे ऐसे फोर्स लगाते हैं, है ना? यस सर। Yes, तो sir. डोर टर्न होता है। तो बेसिकली फोर्स की वजह से टर्न हुआ, लेकिन फोर्स के कौन से इफेक्ट की वजह से टर्न हुआ? तो मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क की वजह से टर्न हुआ। अब टॉर्क क्या होता है हम थोड़ी देर में देख लेंगे। ठीक है बेटा, इसको कॉपी कर लो। सर हम्म सर, तो पहले जो हम लोग मान के चल रहे थे, जो एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन आती है, वो तो टॉर्क की वजह से आती है। बेटा एग्जैक्टली कैसे होगा ये आगे चल के आ जाएगा, बट टॉर्क की वजह से एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी, एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा। ओके, ओके। जैसे फोर्स की वजह से वेलोसिटी नहीं आता, फोर्स की वजह से वेलोसिटी चेंज होती है, वैसे ही टॉर्क की वजह से एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी। ओके। बढ़ूं आगे? यस सर। तो टॉर्क ना दो तरीके से डिफाइंड है। एक है टॉर्क अबाउट अ पॉइंट, और दूसरा है टॉर्क अबाउट एन एक्सिस। ओके, दो टॉर्क होते हैं। कौन कौन से? एक पॉइंट के अबाउट डिफाइंड है और एक एक्सिस के अबाउट डिफाइंड है। ठीक है, तो पहले पढ़ेंगे टॉर्क अबाउट अ पॉइंट। तो देखो, अच्छा, कैसे डिफाइंड है टॉर्क अबाउट अ पॉइंट, समझिए बात को। लेट्स से ये मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, और इस पे ये पॉइंट ए जो है, इस पे एक फोर्स लग रहा है, लेट्स से एफ वेक्टर। ओके, और यहां पर पॉइंट है ओ। मेरे को इस फोर्स वेक्टर एफ वेक्टर का टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ निकालना है। ओके, टॉर्क वेक्टर है ऑफ फोर्स वेक्टर अबाउट ओ। समझ में आई बात? कैसे कैसे टर्म्स लिखे जाते हैं? टॉर्क ऑफ फोर्स अबाउट दिस पॉइंट। ठीक है, इसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा? इसके लिए मुझे ये चाहिए होगा कि भैया ये फोर्स कहां लग रहा है विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट। तो सर इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये फोर्स इस वेक्टर पे लग रहा है ना? पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये है ना? यस Yes, sir. पॉइंट ऑफ एक्शन सर ऑफ, हाँ बेटा। सर ये टॉपिक एक बार बोल दीजिए ना, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था। मैं कह रहा हूं मेरे को इस फोर्स एफ वेक्टर का टॉर्क पॉइंट ओ के अबाउट निकालना है, वो फोर्स जो पॉइंट ए पर एक्ट कर रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा? मैं पॉइंट ओ के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर निकालूंगा। ठीक है, क्या निकालूंगा? पोजीशन वेक्टर।
इस पोजीशन वेक्टर को लेट मी मार्क एज आर वेक्टर, ठीक है। तो टॉर्क ऑफ दिस फोर्स एफ वेक्टर अबाउट अ पॉइंट, सिंपली अगर मैं एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल रहा हूं, इफ आई एम सिंपली ट्राइंग टू फाइंड टॉर्क अबाउट अ पॉइंट, ऑल आई नीड टू डू इज आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ओके। Yes, sir. बस बस ठीक है। अब देखिए, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है तो ऑब्वियसली वेक्टर आएगा, इसलिए टॉर्क वेक्टर है, ओके। इसका डायरेक्शन कैसे मिलेगा? राइट हैंड थंब रूल से। अब बताइए इस केस में इसका डायरेक्शन क्या होगा? सर स्क्रीन से बाहर आता है। नहीं बेटा, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ऐसा है ना? Yes. करके देखो, उंगली सही से घुमाओ, राइट हैंड यूज करना। आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर किधर आया? अंदर की एफ वेक्टर यहाँ की जगह यहाँ बना सकता हूँ ना, तो सर, आर वेक्टर screen क्रॉस के एफ अंदर वेक्टर आ किधर रहा है? अंदर आ रहा है ना स्क्रीन के। Yes. सो इन द गिवन केस टॉर्क वेक्टर इज इनवर्ड्स, ओके। मतलब आर के भी परपेंडिकुलर होगा, एफ के भी परपेंडिकुलर होगा। दैट मीन्स जिस प्लेन में ये दोनों लाई कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर होगा, मतलब हमारी स्क्रीन के परपेंडिकुलर होगा। अगर स्क्रीन के परपेंडिकुलर है तो इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये बाहर आए या फिर ये अंदर आए, ठीक है। तो उसमें से कौन सा सेलेक्ट किया हम लोगों ने? वी यूज्ड राइट हैंड थंब रूल टू फाइंड दैट द टॉर्क इज एक्टिंग इनवर्ड्स, ओके बेटा। एनी प्रॉब्लम? सिंपल है कि डिफिकल्ट है? सिंपल है, ओके। सो टॉर्क ऑफ एफ वेक्टर अबाउट ओ निकल गया, ओके बेटा। और क्या निकालना होगा हमें? अच्छा, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट हमने ज़्यादा यूज़ किया नहीं, हम सारे कॉन्सेप्ट भूल चुके हैं, मुझे मालूम है, बट इसको मैं अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। देखिए, अगर मैं दोनों के बीच में एंगल निकालूंगा तो ये एंगल थीटा है ना? है ना? तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड, टाउ वेक्टर हटा दिया तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? आर एफ साइन थीटा, क्योंकि दो वेक्टर्स का अगर मेरे को क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो दोनों वेक्टर के बीच में एंगल निकालो। अब बोलो सर एंगल यहाँ क्यों निकाला, यहाँ क्यों नहीं निकाला? तो आपको पता है टेल से टेल मैच करा के एंगल निकालते हैं, राइट? है ना? Yes, sir. सो बेसिकली ये क्या है अगर देखा जाए तो दिस इज, आप एफ का ये वाला कंपोनेंट लेंगे, दिस इज एफ साइन थीटा, है ना? Yes. और दूसरा वाला कंपोनेंट लोगे तो क्या हो जाएगा? एफ कॉस थीटा। ये सब चीजें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, मुझे दोबारा पढ़ाना पड़ रहा है ना? Yes. आर इंटू एफ साइन थीटा ही है। बेसिकली दिस इज आर टाइम्स एफ परपेंडिकुलर। एफ का वो कंपोनेंट जो आर वेक्टर के परपेंडिकुलर है, वो टॉर्क प्रोवाइड करेगा, ठीक है। जो फोर्स आर के अलोंग है उसकी वजह से कोई टॉर्क नहीं आता है। आता है क्या? Yes, sir. नहीं आता है। एफ कॉस थीटा की वजह से कोई टॉर्क नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ एफ साइन थीटा की वजह से टॉर्क आएगा, ओके। ये हो गया इसको देखने का एक तरीका। इसको देखने का एक और तरीका है। क्या तरीका है सर? वो ये फोर्स का लाइन है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ओके। क्या बोलते हैं इसको? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अब देखो, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है। Yes, sir. मैं अगर इस पॉइंट O से इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, परपेंडिकुलर ड्रॉप करने का मतलब समझते हो ना सब लोग? Yes, sir. ये R है तो ये कितना होगा? R साइन थीटा होगा, होगा ना? Yes, sir. Yes, तो sir. मैं
यहां पर क्या बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं कि आपका जो टॉर्क है इट इज ऑल्सो इक्वल टू आर साइन थीटा इंटू एफ, दैट इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। ये बिल्कुल बेसिक अपना क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन लिख रहा हूं बार बार, है ना। यस सर। आर परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो तीन तरीके से आप टॉर्क निकाल सकते हो, या मतलब मैग्नीट्यूड तीन तरीके से निकाल सकते हो। क्या क्या, आर एफ साइन थीटा, आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, हाँ या ना। यस Yes, sir. और वेक्टर में करना है तो आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। अगर आप मैग्नीट्यूड निकाल के डायरेक्शन निकालोगे तब भी आपको राइट हैंड सम रूल लगाना पड़ेगा, और क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, अगर आई कैप जे कैप में देखा तब तो अच्छी बात है, तब तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। बट अगर आपको राइट हैंड थंब रूल लगाना पड़ रहा है तो आप राइट हैंड थंब रूल लगा के तो मैग्नीट्यूड निकाल के भी डायरेक्शन निकाल ही सकते हो ना। यस समझ में आई बात। मैग्नीट्यूड निकाल लिया, डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से आई गया, कहानी खत्म। हाँ, अगर आई कैप जे कैप के कैप कंपोनेंट दे रखे हैं आर वेक्टर के और एफ वेक्टर के, तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना आसान पड़ेगा। तो सर आप एक, जब सर ये पढ़ाई दिया तो फालतू में ये सब चीज़ें क्यों पढ़ा रहे हो बेटा। कभी ये आसान पड़ेगा, कभी ये आसान पड़ेगा, कभी ये आसान पड़ेगा, अलग अलग सिचुएशंस में, ठीक है। ओके। Yes, sir. यस और वैसे भी अंडरस्टैंडिंग पूरी तरीके से डेवलप करने के लिए ये चीज़ें कि टॉर्क आर इंटू एफ परपेंडिकुलर या फिर आर परपेंडिकुलर इंटू एफ होता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ओके बेटा, यस कॉपी कर लो इसको। सर। हाँ बेटा, सर वो जो एफ कॉस थीटा अगर वहां पे खाली फोर्स लगेगा तब तो वो पॉइंट ओ खाली आगे बढ़ेगा। हाँ पॉइंट ओ नहीं बेटा, ये ऑब्जेक्ट यस, ये ऑब्जेक्ट खाली पॉइंट आगे। ओ के अबाउट तो टॉर्क निकाल रहे हैं हम लोग। अगर फोर्स इधर लगेगा तो ये घुमाएगा नहीं ना ऑब्जेक्ट को इसके अबाउट, पॉइंट ओ के अबाउट, ठीक है। घुमाने वाला फोर्स तो यही है ना। यस सर हो गया, चलो फिर। सर एक मिनट सर। सर रिकॉर्डिंग ऑन है? हम्म, रिकॉर्डिंग। हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है बेटा। सर आप कल का रिकॉर्डिंग सेंड कर देंगे सर ग्रुप बेटा में? बेटा कर देंगे, आज रात को कर देंगे, ठीक है। आज रात को दोनों रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा। ओके सर। बढ़ूँ आगे। यस यस सर। चल सो हम एक एग्जांपल कर लेते हैं यहाँ पे। ये मैं कराऊंगा, मुझे मालूम है आप लोग सब लोग सॉल्व कर सकते हो, पर फिर भी इसको मैं सॉल्व करूंगा। ओके बेटा, ओके सर। मेरे पास ये सिचुएशन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये पॉइंट 3,5 पे एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट होगा जिस पे फोर्स लग रहा है। ये तीनों पॉइंट्स दे दिए हैं ए, ओ और बी। मुझे इन तीनों पॉइंट्स के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क निकालना है। ओके बेटा, कोई दिक्कत? ओके, तो सबसे पहले मैं निकालूंगा टॉर्क अबाउट ए, ठीक है। तो अगर टॉर्क अबाउट ए निकालूं मैं तो क्या लिखूंगा, ये मेरा आर वेक्टर है और ये मेरा एफ है। दैट इज आर वेक्टर कितना बेटा सर, ये 3 आई कैप है ना। यस क्रॉस एफ वेक्टर कितना है, 10 आई कैप। ये कितना हो गया, 0 हो गया, क्योंकि आई कैप क्रॉस आई कैप कितना होता है, 0 होता है, राइट। यस यस सर। या फिर मैं इसको क्या बोल सकता हूं, आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। नाउ फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन तो यही वाली लाइन है, ये पॉइंट वहीं पे लाई कर रहा है, तो आर परपेंडिकुलर कितना है,
आर परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा, हाँ या ना। यस या मैं इसको देखो, ये थोड़ा इजी पड़ा ना उसके मुकाबले, या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, आर टाइम्स एफ। देखो अब ये इतना इजी है कि इससे और इजी क्या बनेगा, लेकिन समझ रहे हो ना, डायरेक्टली देख सकते हैं, बिना कुछ लिखे देख सकते हैं। यस आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, तो ये तो रहा आर, और एफ परपेंडिकुलर है ही नहीं, है क्या, नो सर दैट इज अगेन 0, राइट। तो किसी भी तरीके से आप सोच सकते हो, बहुत आसान है ए के अबाउट निकालना, राइट। अब मैं टॉर्क अबाउट बी निकाल रहा हूं। बी के अबाउट टॉर्क निकालूंगा तो ये रहा मेरा आर वेक्टर, है ना। ये कितना है सर, ये 5 जे कैप है, सो दैट इज 5 जे कैप क्रॉस एफ वेक्टर कितना है 10, 10 तो दैट इज 50 हो गया, और जे कैप क्रॉस आई कैप माइनस के कैप हो गया, तो -50 के कैप। बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है ना। या मैं इसको क्या बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। आर परपेंडिकुलर क्या है, फोर्स इधर है, तो ये पूरा आर परपेंडिकुलर है ना, फोर्स के लाइन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, सो दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 10, दैट इज इक्वल टू 50। और डायरेक्शन कैसे मिलेगा, राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल लगा के देखो किधर आ रहा है, किधर आया, अंदर आया ना, आर एफ अंदर आया, तो दिस इज माइनस के कैप। ये के माइनस के कैप कैसे आया, बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। ओके बेटा, एक और चीज समझ लेते हैं, इसको मैं आर इंटू एफ परपेंडिकुलर भी बोल सकता हूं। अब ये आर है, पूरा का पूरा फोर्स परपेंडिकुलर ही है, तो दैट इज 5 इंटू फिर से 10, दैट इज इक्वल टू 50, राइट हैंड थंब रूल से माइनस के कैप। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, ओके। अब देखो, अगर मैं टॉर्क अबाउट ओ निकालूं तो उसको क्या लिख सकता हूं मैं, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। नो, यहां पर आर वेक्टर क्या है, 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप, सो दिस इज 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप क्रॉस 10 आई कैप, राइट। यस सर इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आई कैप क्रॉस आई कैप 0, जे कैप क्रॉस आई कैप माइनस के कैप, सो दैट इज इक्वल टू -50 के कैप, राइट। कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी, नो सर बहुत डिफिकल्ट नहीं है। पर इसको अगर मैं आर परपेंडिकुलर, आर इंटू एफ परपेंडिकुलर से करूं, तो ये आर है, एफ परपेंडिकुलर निकालने में मेहनत है, राइट, है ना। यस दिस इज कन्वर्सन, तो मैं ये इसको इस तरीके से नहीं करूंगा, दिस इज मेहनत, राइट। मैं कम, कौन अंग्रेजी झाड़ेगा इतनी, है ना बेटा, इतनी मेहनत हम लोग करेंगे नहीं, है ना। करेंगे क्या, जो जो सिंपल तरीके से हो रहा है, जबरदस्ती में इसके यहाँ पे कंपोनेंट निकालो, उसके मुझे एंगल निकालना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा, राइट। सो मैंने बोला इसको ये नहीं कर रहा, कोई बात नहीं। एक और क्या है, आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, तो बेटा ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, ये रहा आर परपेंडिकुलर, है ना। यस ये आर परपेंडिकुलर कितना हो गया सर, 5 इंटू 10, दैट इज इक्वल टू 50। डायरेक्शन निकाला राइट हैंड थंब रूल से, तो क्या आ गया माइनस के कैप, कहानी खत्म, है ना। यस सर तो मेरे को ये वाला ज़्यादा आसान लग रहा है, आर परपेंडिकुलर इंटू एफ करना। और इससे मुझे एक और चीज़ सीखने को मिल रही है, समझो बात को, कि मैं पॉइंट ओ के अबाउट निकालूंगा तब भी वही आएगा, और अगर मैंने पॉइंट पी के अबाउट निकाला तब भी आर परपेंडिकुलर तो उतना ही है ना। फिर उसके जो भी एक्सिस में वही हाँ, एक्स एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पे ले लो, तो टॉर्क अबाउट पॉइंट पी इज ऑल्सो इक्वल टू आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, दैट इज इक्वल टू -50 के कैप, राइट। पॉइंट पी कैन बी एनीवेयर ऑन द एक्स एक्सिस, है ना, हाँ है ना। ये सीखने को मिला कि नहीं मिला। इतना ही नहीं, मुझे ये भी सीखने को मिला, सर मतलब इस फोर्स को मैं इस लाइन पे कहीं पे यहाँ पे भी लगा दूंगा तब भी वो इतना ही टॉर्क आएगा, यहाँ पे लगा दूंगा तब भी उतना ही टॉर्क आएगा, हाँ है ना। यस Yes, sir. समझ रहे हो बात को। तो आर परपेंडिकुलर इंटू एफ इंपॉर्टेंट है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा उसका वैल्यू। यस चलो फिर कॉपी कर लो।
Yes, sir. Done. डन. Wait. ओके. हो गया. Yes, sir. हो गया. चलो. क्वेश्चन कॉपी करिए क्वेश्चन को. हुआ Yes, नहीं हुआ. yes, sir. क्वेश्चन कॉपी हो गया. क्या बोल रहा है क्वेश्चन? सॉल्व करोगे? ट्राई करोगे? Yes, sir. Try कर. ट्राई करिए. Sir, f cos theta into j k. देखते हैं. ठीक है. थोड़ा सा गड़बड़ है बट ठीक है. कॉन्सेप्ट को सही समझे हो आप. ओके. देखो भाई, मैंने इस तरह एक्स एक्सिस ले लिया है, ऊपर वाई एक्सिस ले लिया है. तो मेरे को क्या निकालना है? ये जो प्रोजेक्टाइल मैंने फायर किया है, इस पे टाइम टी के बाद जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, उस ग्रेविटेशनल फोर्स का टॉर्क अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कितना है, ये पूछा गया है ना. क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? Yes, sir. ना एक तरीका ये है कि टॉर्क इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर. सो आर वेक्टर कितना होगा सर? आर वेक्टर हो जाएगा यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप. हाँ है ना. Yes. और आपका एफ वेक्टर कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा माइनस एम जी जे कैप. राइट. तो जब आप टॉर्क निकालोगे तो टॉर्क आप लिखोगे आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर. कई लोगों को तो ये समझ में नहीं आ रहा होगा ये कैसे आया सर. यू कॉस थीटा टी, सॉरी यहाँ लिखना भूल गया एक टी. यू कॉस थीटा टी, यहाँ पे भी एक टी लिखा भूल गया, है ना. Yes. Yes, sir. सो यू कॉस थीटा टी आई कैप प्लस यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप.
टॉर्क लिखेंगे आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट करके आंसर मिल जाएगा, राइट, है ना। दूसरा तरीका क्या है कि सर ये हो गया आपका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, राइट, ये हो गया आपका आर परपेंडिकुलर, जो सिंपली कितना है यू कॉस थीटा इंटू टी। सो टॉर्क हो जाएगा आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, दैट इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, टी लास्ट में लिख देते हैं, इंटू एम जी इंटू टी, राइट। Yes, sir. डायरेक्शन क्या आएगा, राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर अंदर की तरफ, मतलब माइनस के कैप, राइट। Yes, sir. ये सब कुछ तो कांस्टेंट ही है, तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, सिंपल। क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तब भी कोई खास दिक्कत नहीं होगी, बस आपको ये लिखना पड़ रहा है, जे कैप क्रॉस जे कैप जीरो हो जाएगा, आई कैप क्रॉस माइनस जे कैप ऐसे ही आपका माइनस के कैप आ जाएगा, है ना। और आंसर तो सेम ही है, देख लो, यू कॉस थीटा टी इंटू एम जी माइनस के साथ, राइट। क्रॉस प्रोडक्ट करने में बहुत तकलीफ नहीं है। हाँ, अगर आप बोलोगे मैं यहाँ पे आर इंटू एफ परपेंडिकुलर करने जाऊंगा तो फालतू की मेहनत है कि नहीं है, ठीक है। Yes, sir. चलो फिर कॉपी हो गया, कॉपी हो गया। Yes, sir. Okay. हो गया, चलो। तो अगला है टॉर्क अबाउट एन एक्सिस। देखो ये मेरे पास एक रिजिड बॉडी है जो कि बाउंड है इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करने के लिए, इसके अलावा कहीं जा नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि प्योर रोटेशन हो रहा है, एक एक्सिस के अबाउट मुझे टॉर्क निकालना है, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत। No, sir. वो जब घूमेगी इसी एक्सिस के अबाउट घूमेगी, नहीं तो नहीं घूमेगी, ओके। और ऐसे में इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये फोर्स लगा एफ वेक्टर, ठीक है। अब हमने डिफाइन किया था टाउ वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, राइट। नाउ द पॉइंट इज, ये तो एक्सिस तो बहुत बड़ी है, इसमें आर वेक्टर किसको लूं, इसको लूं, Sir, जो center of mass है, नहीं, सेंटर ऑफ मास तो नहीं है, एक्सिस के अबाउट निकालना है टॉर्क, सेंटर ऑफ मास तो यहाँ कहीं पड़ा हुआ, उसका क्या मतलब, है ना, ये तो सेंटर ऑफ मास है, उससे मुझे मतलब ही नहीं है। एफ यहाँ लग रहा है, मैं ये वाला आर नहीं लूंगा, मैं कौन सा आर लूंगा, मैं ये वाला आर लूंगा, वो वाला आर जो एक्सिस के परपेंडिकुलर है, दिस इज माय आर वेक्टर, ओके, कोई दिक्कत। इसके बाद भी कहानी पूरी नहीं हुई है। मैं अगर इस फोर्स के कंपोनेंट करूं तो मुझे को 3 कंपोनेंट मिल रहे हैं, कौन कौन से सर, एक कंपोनेंट तो मेरा ये रहा जो कि आपके आर वेक्टर के अलोंग है ना। yes, एक कंपोनेंट ये रहा जो हमारे एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। और एक कंपोनेंट वो है जो हमारे इस प्लेन के बाहर है, राइट, हाँ है ना। yes, सर ये समझ में नहीं आया, इसका लॉजिक पर बेटा इस explain फोर्स के तीन कंपोनेंट किए हैं, इस फोर्स के 3 कंपोनेंट किए हैं, एक आर वेक्टर के लॉन्ग, एक उसके एक एक्सिस के लॉन्ग और एक दोनों के परपेंडिकुलर, मतलब बाहर की तरफ, ठीक है, ये बाहर की तरफ है, दिख रहा है, करो। Yes, sir. दिख रहा है। चलो, फोर्स के 3 कंपोनेंट हो ही सकते हैं ना, Yes, sir. आर वेक्टर को एक्स मान लिया, एक्सिस को वाई मान लिया और बाहर वाला जेड हो गया, राइट। सो नाउ जब मैंने बोला आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, इसमें मेरे इस फोर्स, ये मेरा फोर्स था एफ, इस फोर्स के 3 कंपोनेंट हो गए, एक एफ एक्स, एक एफ वाई और एक एफ जेड। आर वेक्टर तो सिर्फ एक्स के लॉन्ग है, तो आर क्रॉस एफ करोगे तो ये एफ एक्स का तो कोई टॉर्क नहीं आएगा, आएगा क्या, no, किस किस का टॉर्क आएगा, एफ वाई का आएगा और एफ जेड का आएगा, राइट।
Yes. नो इमेजिन दिस, एफ एक्स को जीरो कर दो, एफ वाई को जीरो कर दो, सॉरी एफ एक्स को जीरो कर दो, एफ जेड को जीरो कर दो, सिर्फ एफ वाई लगाओ। ये डोर है मान लो, ये हिंज है, जिसका बॉडी रोटेट कर सकता है, और आप फोर्स ऐसे लगा रहे हो, दरवाजा घूमेगा क्या? बताओ। ये डोर है, ये उसके हिंज वाली एक्सिस है, और आप फोर्स ऐसे लगा रहे हो, तो क्या ये दरवाजा घूमेगा? सर ऊपर चला जाएगा। कैसे 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 ऊपर चला जाएगा? तो फिक्स है ना यहाँ पे, Yes sir. Yes, sir. तो आपका ये फोर्स बेकार है, हाँ या ना? Yes. यस सर। जो भी आप यहाँ पे फोर्स लगाओगे उसको ये एक्सिस काउंटर कर देगा, काउंटर बैलेंस कर देगा, Yes. और उस फोर्स का कोई इफेक्ट बचेगा नहीं। ओके बेटा, है ना बेटा? Yes. इस फोर्स का कोई इफेक्ट बचेगा नहीं, इस फोर्स का। ये फोर्स जो एक्सिस के पैरेलल है, राइट? Yes. Even though this force is perpendicular to r vector, right? Even though this force is perpendicular to r vector, ये जो फोर्स है, इस फोर्स का कोई भी टॉर्क इस डोर को घुमाने के काम नहीं आएगा। तो ना तो डोर घूमेगा एफ एक्स से, ना घूमेगा एफ वाई से, सिर्फ और सिर्फ किससे घूमेगा? एफ जेड से घूमेगा। यस और नो? Yes. है ना? समझ में आई बात? Yes. सो ये जो बेसिकली जब मैं लिखूंगा ना टाउ इज इक्वल टू आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, तो दिस इज परपेंडिकुलर टू बोथ आर वेक्टर एंड एक्सेस। ओके, Yes. इसको देखने का एक और तरीका है कि देखो, ये जो एफ एक्स है इसकी वजह से टॉर्क आया ही नहीं, ये वाला टॉर्क भी नहीं आया, राइट? एफ वाई की वजह से टॉर्क आया है, और उस टॉर्क का डायरेक्शन किधर है? देखो बताओ तो, टॉर्क का डायरेक्शन किधर है? बाहर की तरफ ना, Yes. राइट? Yes. So this force produces torque perpendicular to axis, है ना? Yes. एंड क्योंकि ये फोर्स, ध्यान दीजिएगा, अरे यार क्या हो गया, क्योंकि ये फोर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में टॉर्क लगा रहा है, क्योंकि ये फोर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में टॉर्क लगा रहा है, एक्सिस उस टॉर्क को बैलेंस कर देगी। ठीक है? दिस विल प्रोड्यूस नो रोटेशनल इफेक्ट, क्योंकि इसको एक्सिस बैलेंस कर देगी। ओके, क्या होगा सोच के देखिए, आपके दरवाजे में दो हिंज है, अगर आप ऊपर करोगे तो ये वाला हिंज इधर ज्यादा फोर्स लगाएगा, ये वाला हिंज इधर फोर्स लगा देगा, राइट? तो उल्टा घुमा देगा कि नहीं घुमा देगा? ये है ना? अगर आप इसको ऊपर की तरफ पुश करोगे गेट को, तो क्या होगा? ये वाला हिंज इधर फोर्स लगाएगा, ये वाला हिंज इधर फोर्स लगाएगा। यस और नो? और उल्टा घुमाने की कोशिश करेगा आपके गेट को, है ना? बोलो। Yes. Yes, sir. सो जो भी टॉर्क, देखो देखने के दो तरीके, या तो फोर्स वो वाला लो जो एक्सिस और आर वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर है, या फिर आप बोलो टॉर्क का वो कंपोनेंट जो एक्सिस के परपेंडिकुलर है, उससे कोई रोटेशनल इफेक्ट नहीं आएगा। एफएक्स का तो ऐसे भी कुछ नहीं। एफजेड का टॉर्क देखो किधर आ रहा है, एक्सिस के लॉन्ग आ रहा है, Yes. आ रहा है कि नहीं आ रहा? आर क्रॉस एफ करके देखो, आर क्रॉस एफ नीचे आ रहा है, आर उधर, एफ बाहर, Yes, sir. नीचे आया, Yes. Yes, sir. है ना? सो ये जो टॉर्क एक्सिस के लॉन्ग है वही टॉर्क काम का है, बाकी टॉर्क किसी काम के नहीं है, वो बस एक्सिस की हिंज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ओके बेटा? ओके, Yes. समझ में आया? Yes. इमेजिन दिस कि आपके पास एक एक्सल है, एक्सल के अबाउट व्हील घूमता है, एक्सल के अबाउट क्या घूमता है? एक्सल के अबाउट व्हील घूमता है।
ठीक है, समझ में आई बात? तो ये एक्सिस हो गई आपकी, एक्सिस ऑफ रोटेशन। यस अगर आप इस पे इधर फोर्स लगाओगे तो ये फोर्स तो क्या करेगा, एक्सिस इस व्हील को घुमाएगा, राइट, इसको टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, है ना, Yes, sir. राइट, क्योंकि ये आर के परपेंडिकुलर है और ये एक्सिस के भी परपेंडिकुलर है। अगर मैं फोर्स इधर लगाऊं, मतलब रेडियली आउटवर्ड्स लगाऊं, तो क्या क्या मेरा व्हील घूमेगा? नहीं ना। अगर मैं अपने फोर्स को इधर लगाऊं, आर वेक्टर के अलॉन्ग लगाऊं, तो क्या व्हील घूमेगा? नो सर नहीं Sir. घूमेगा। अच्छा, अगर मैं यहां पे फोर्स लगाऊं, आर वेक्टर के परपेंडिकुलर लगाऊं, पर वो फोर्स मैं एक्सिस के अलॉन्ग लगा दूं, तो क्या होगा? सिर्फ ये एक्सल को मोड़ने का काम करेगा, राइट। इसकी वजह से घूमेगा क्या टॉर्क टायर या व्हील? नो तो ये वाला फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस कर तो रहा है, पर उसको हमारा एक्सिस या एक्सल बैलेंस कर देगा और उसका कोई इफेक्ट आएगा नहीं, इसलिए हम उसका टॉर्क लिखते ही नहीं है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टॉर्क अबाउट एन एक्सिस। ओके बेटा, यस कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस दो तरीके से देख सकते हो टॉर्क किसका लिखना है, उस फोर्स का जो आर वेक्टर और एक्सिस दोनों के परपेंडिकुलर है, या वो वाला टॉर्क लिखना है जो एक्सिस के अलॉन्ग है। ओके बेटा, ओके सर ठीक है, Sir. यही एक डिफरेंस है टॉर्क अबाउट एन एक्सिस और टॉर्क अबाउट अ पॉइंट में। आगे बढ़े। यस बढ़ू आगे, कॉपी हो गया? यस तो क्वेश्चन है, एक बॉब है जिसका मास है m, इट इज सस्पेंडेड एट पॉइंट O बाय स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L, स्ट्रिंग का लेंथ L दे रखा है। ओके, बॉब का मास m दे रखा है। द बॉब इज मूविंग इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल एज शोन, मतलब कोनिकल पेंडुलम की तरह घूम रहा है, ठीक है। फाइंड द, अच्छा ये एंगल भी दे दिया आपको, थीटा। फाइंड द टॉर्क ऑफ ग्रेविटी एंड टेंशन, ग्रेविटी का टॉर्क जो mg होगा, और टेंशन का टॉर्क, टेंशन इधर लग रहा होगा ना, find the torque of gravity and tension on ball about point O, point B and axis OB. समझ में आया क्वेश्चन? यस देखो, सबसे पहले तो मैं ये बोल सकता हूं कि सर ये जो टेंशन का जो ऊपर वाला कंपोनेंट है ये कितना है, T cos थीटा, दैट इज सिंपली mg, राइट। यस Yes, sir. बाकी इधर जो भी कंपोनेंट वगैरह हम लोग निकाल सकते हैं, टेंशन निकाल सकते हैं ऑब्वियसली, टेंशन कितना हो जाएगा mg बाय cos थीटा, क्योंकि हमें थीटा गिवन है ना। यस ओके, सो नाउ सबसे पहले मैं निकालूंगा टॉर्क अबाउट पॉइंट O, ठीक है। तो टॉर्क अबाउट पॉइंट O निकाला जाए किसका, मैं निकालता हूं फॉर टेंशन, कितना आएगा बताएगा कोई मुझे? इस टेंशन का टॉर्क अबाउट पॉइंट O कितना होगा? जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि सर ये फोर्स O से पास हो रहा है, इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का O से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, जीरो है ना। यस एज R परपेंडिकुलर इज जीरो। ओके ओके, तो टॉर्क अबाउट पॉइंट O ऑफ फोर्स mg कितना होगा? वो भी जीरो नहीं बेटा, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, इसका O से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रहा, R परपेंडिकुलर, राइट। यस So that is R perpendicular into F, that is equal to R perpendicular कितना हो जाएगा, ये लेंथ L है तो ये हो जाएगा L sin थीटा, यस और F कितना है mg। डायरेक्शन आप चाहे तो निकाल सकते हो। अब ऐसे में क्या, आई कैप जे कैप तो गिवन नहीं है हमें, एक्स वाई तो दिया नहीं गया है, तो हम कैसे लिखेंगे टॉर्क का डायरेक्शन? R क्रॉस F करके देखो, R उधर F नीचे, किधर आया, बाहर आया कि नहीं आया? यस Yes, sir.
तो इसको आप ऐसे लिख दोगे, आउटवर्ड्स मतलब एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है ना, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज फिंगर्स को घुमाओगे तो आउटवर्ड्स आएगा ना। यस सर, पॉइंट। हाँ, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क मतलब क्या हो गया, आउटवर्ड्स हो गया। आउटवर्ड्स को पॉजिटिव बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव बोलते हैं। समझ में आया? हमने शुरुआत में जब एंगल का भी कन्वेंशन लिया था तो हम लोगों ने एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव क्यों लिया? समझ में आ गया? चलो फिर टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ हो गया। अब टॉर्क अबाउट बी देखते हैं। टॉर्क अबाउट पॉइंट बी अगर देखेंगे, किसका देखें, पहले एमजी का देख लेते हैं। दैट इज Yes. सिंपली आर परपेंडिकुलर इनटू एफ। यस सर। ये कितना आ जाएगा, आर परपेंडिकुलर इधर है, एल साइन थीटा इंटू एम जी, है ना। डायरेक्शन आप देख लोगे फिर से किधर आएगा, आउटवर्ड्स आ रहा है कि नहीं आ रहा, सेम ही है ना, आर और एफ यस आउटवर्ड्स। ओके, अगला है टॉर्क अबाउट पॉइंट बी ऑफ फोर्स। कौन सा? टेंशन का फोर्स। वो भी क्या आएगा, आर परपेंडिकुलर इनटू एफ। यस नहीं, ये लिखेंगे आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, क्योंकि आर परपेंडिकुलर निकालना तो मुश्किल है ना भाई, यस है ना। सो आर इंटू फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, दैट इज पॉजिटिव। एक सेकेंड, आर परपेंडिकुलर कितना है, एल साइन थीटा यस सर। इंटू एफ परपेंडिकुलर कितना है, टी कॉस थीटा। कॉस थीटा। और इसका डायरेक्शन किधर आ रहा है देख लीजिए जरा, अंदर की तरफ। नॉट टी कॉस थीटा, वी ऑलरेडी नो, क्वेश्चन में टी गिवन नहीं है, बट वी नो द टी वैल्यू ऑफ टी कॉस थीटा, एम जी। सो दैट इज एल साइन थीटा इंटू एम जी, राइट। यस सर। लेकिन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अच्छा ये एरो उल्टा बन गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अंदर की तरफ, है ना। यस पिछले वाले का भी यही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, राइट। यस। बेसिकली आप देखोगे बी के अबाउट एम जी के टॉर्क को ये टेंशन का टॉर्क बैलेंस कर दे रहा है, राइट। चलो अगला लिखेंगे टॉर्क अबाउट एक्सिस ओबी। ओबी के अबाउट टॉर्क लिखेंगे, किसका, टेंशन टी का। ये कितना आएगा, ये जो टेंशन है ध्यान दीजिएगा, ये इस लाइन के लॉन्ग लग रहा है, यस और ये जो फोर्स है अल्टीमेटली कहां से पास हो रहा है, आपके एक्सिस से ही पास हो जा रहा है, राइट। यस। तो सिंपली इसका ऐसे टॉर्क का फोर्स कितना आने वाला है, ऐसे फोर्स का टॉर्क कितना आएगा, जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि इस फोर्स के दो कंपोनेंट है, एक वो जो कि आर के लॉन्ग है, एक वो जो कि एक्सिस के लॉन्ग है, राइट, यस है ना। क्योंकि वो फिक्स है तो वो। हाँ, मतलब कि इस फोर्स का टॉर्क आएगा एक्चुअली, पर उस टॉर्क को आपका एक्सिस, वो टॉर्क एक्सिस के लॉन्ग नहीं होगा, इसलिए उसको हम लोग निग्लेक्ट करेंगे। ओके बेटा, तो टॉर्क अबाउट ओबी फॉर टेंशन टी इज जीरो, ओके, एज आर परपेंडिकुलर इज जीरो। नहीं, और आर परपेंडिकुलर बोल रहा हूं, कौन सा परपेंडिकुलर, फोर्स परपेंडिकुलर इज जीरो, राइट। यस और फोर्स परपेंडिकुलर, फोर्स मतलब किसके परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द, मैंने बोला था परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर एंड एक्सिस, या कहना चाहिए परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ आर वेक्टर एंड एक्सिस, राइट, इस प्लेन के, है ना। यस। टॉर्क ऑफ एम जी, सॉरी टॉर्क अबाउट ओबी निकालना है ना, टॉर्क अबाउट ओबी फॉर फोर्स एम जी कितना होगा, जल्दी बताइए। ये भी जीरो है, यस समझ में आया कॉन्सेप्ट, यस पक्का, यस। सबको समझ में आया। क्या डिफरेंस है टॉर्क अबाउट पॉइंट और टॉर्क अबाउट एक्सिस में? सर एक्सिस तो पूरा खेला बदल दे। हाँ,
चलो कॉपी कर लो इसको। कचम कर। समझ में आया सबको? यस सर। कॉपी हो गया? यस। Yes, sir. देखो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक क्या है? फोर्स कपल, जोड़ा, दो हंसों का जोड़ा होगा, ठीक है। क्या होगा इसमें? इसको क्या कहते हैं? फोर्स कपल किसको कहते हैं? तो देखो, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग अलोंग डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन। दो फोर्सेस हैं, इक्वल है एंड अपोजिट है, दोनों फोर्स एक ही ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं, इक्वल है। इक्वल और जैसे ही आप सोचते हो इक्वल और अपोजिट फोर्स के बारे में, आपके दिमाग में आता है न्यूटन थर्ड लॉ, राइट? Yes, sir. पर ये उससे काफी डिफरेंट है, क्योंकि मैं दोनों फोर्सेस एक ही ऑब्जेक्ट पे लगा रहा हूं सबसे पहले तो। उसके बाद मैं एक चीज और बोल रहा हूं कि दोनों का लाइन ऑफ एक्शन भी अलग है, जबकि आपको पता है न्यूटन थर्ड लॉ में इट्स नेसेसरी कि जो एक्शन रिएक्शन पेयर है वो एक ही लाइन के लॉन्ग लगे, है ना? यस Yes, ना? sir. तो यहां हम बात कर रहे हैं दो ऐसे फोर्सेस के जो इक्वल हैं, अपोजिट हैं, पर डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन पे एक्ट कर रहे हैं। मतलब एक्शन रिएक्शन तो ये हो ही नहीं सकते, राइट? मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन है, ये मेरा रिजिड बॉडी है, इस पर दो फोर्स लग रहे हैं, पॉइंट ए पे एफ और बी पे एफ, राइट? अगर मैं वेक्टर बोलूं तो क्या मैं इसको एफ वेक्टर और इसको माइनस एफ वेक्टर बोल सकता हूं? यस है ना? चलो, तो ऐसे में इसके बॉडी के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा, कोई बताएगा मुझे? 0. ये तो हो जाएगा सर 0। वेरी गुड। जिसका मतलब इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। किसका एक्सेलरेशन? सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, राइट? यस ओके, तो क्या ये बॉडी रेस्ट पे रहेगी इस फोर्स के साथ? यस नहीं रह सकती ना, कुछ तो करेगी ना। अगर इस तरीके से फोर्स लगे, ऐसी पड़ी रहेगी ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट ऐसे ही पड़ा रहेगा, घूमेगा नहीं? यस घूमेगा ना अगर ऐसे फोर्स लगाओगे तो हमने दो फोर्स लगाए हैं, इक्वल हैं, अपोजिट हैं, अलग अलग लाइंस ऑफ एक्शन पर हैं। तो क्या होगा? नेट फोर्स 0 है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 है, पर ये रोटेट करेगा। मतलब इन फोर्सेस का या इस कपल का एक रोटेशनल इफेक्ट तो बचा हुआ है, राइट? एक रोटेटिंग इफेक्ट तो बचा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? टॉर्क। तो टॉर्क निकालते हैं कितना हुआ, है ना? मैं काम कर रहा हूं सर, टॉर्क किस एक्सिस का और कुछ दिया ही नहीं है, कोई बात नहीं, मैं काम कर रहा हूं एक रैंडम पॉइंट लेता हूं, रैंडम पॉइंट है ये ओ, कहीं पर भी है। तो मैंने इस पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर लिखा विद रिस्पेक्ट टू ओ, राइट? कोई दिक्कत? नो सर। ये हो गया मेरा आर ए वेक्टर। मैंने पॉइंट बी का भी पोजीशन वेक्टर लिखा अबाउट पॉइंट ओ, तो ये कितना हो गया? आर बी वेक्टर, राइट? यस So what I can say is the torque vector, जो net torque आएगा, that will be equal to RA vector cross F vector plus RB vector cross minus F vector। कोई दिक्कत? This is equal to RA vector minus RB vector cross F vector, yes or no? Yes, sir. Now RA vector minus RB vector क्या है? यही है ना? यस
दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओ। मतलब आप किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल लो, टॉर्क सेम आने वाला है, आया ना? यस सर। आया ना? यस फोर्स कपल एक ऐसा सिस्टम है, या ऐसा फोर्स का सिस्टम है जिसकी वजह से लगने वाला टॉर्क हर एक पॉइंट के अबाउट इक्वल होता है, सेम होता है। आया ना? यस आसान है ये कि डिफिकल्ट है? आसान। इसको देखने का एक और तरीका क्या है, टाउ नेट। बेसिकली इस बी से तो मतलब नहीं हमें, दिस क्रॉस दिस करना है, तो बेसिकली टॉर्क अबाउट बी निकाल लेते हैं, इसका टॉर्क 0, इस पॉइंट का, इस फोर्स का टॉर्क बचा है, राइट? यस सर। सो बेसिकली मैं ये कह सकता हूं कि दिस इज आर परपेंडिकुलर इनटू एफ। यस और नो? यस सर। और यहां पर आर परपेंडिकुलर क्या है ये समझो। आर परपेंडिकुलर इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, राइट? ये दो लाइंस ऑफ एक्शन है, इनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इनटू एफ, टॉर्क डन, खत्म। इजी या डिफिकल्ट? कॉपी कर लो फिर। सर हाँ बेटा। सर यहाँ पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स हम लोग लगा रहे थे सर, रोटेशन कैसे क्रिएट होगा? अब सोचो, आपके पास एक रॉड है, इस रॉड को आपने यहां से नीचे पुश किया है और यहां से ऊपर पुश पुल किया है, घूमेगा कि नहीं घूमेगा? यस सर, यस सर। फिर लट्टू तो ऐसे ही ठीक है, चलो। समझ में आ गया सबको? यस सर। सर हम लोग ए का भी तो परपेंडिकुलर आर परपेंडिकुलर करते आप चाहो तो ये वाला आर इंटू ये वाला फोर्स कर लो, कोई दिक्कत नहीं, हैं। यस ठीक है? बेसिकली मैं ये कह रहा हूं कि अगर आर परपेंडिकुलर, अगर आपको पता है कि टॉर्क हर पॉइंट के अबाउट सेम है, तो या तो बी के अबाउट निकाल लो या ए के अबाउट निकाल लो, ताकि एक ही फोर्स का निकालना पड़े, राइट? यस है ना? दैट इज सिंपली आर परपेंडिकुलर, दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों लाइंस ऑफ एक्शन के बीच में, इनटू एफ। और क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज वो तो देख के ही समझ में आ रहा है ना कि वो ऑब्जेक्ट घूमेगा कैसे, यस ठीक है? चलो आगे बढ़े। सर और आर वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर माइनस आर बी वेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ होगा? बेटा आर ए वेक्टर माइनस आर बी वेक्टर ये रहा ना, इसका क्या मतलब है, ये कहाँ है और ये कहाँ है? ये तो ये वाला वेक्टर है ना। यस सर। दिस इज पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ये क्या है? इसको ओ से क्या मतलब है ना? आगे बढ़े। यस तो फोर्स कपल के बारे में अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें। फोर्स कपल डज नॉट exert a net force on an object even though it exerts a torque. नेट फोर्स नहीं लगाता है, नेट फोर्स नहीं लगाता है, पर टॉर्क लगाता है। नो नेट फोर्स बट टॉर्क इज देयर, ओके? बेसिकली फोर्स कपल क्या है? टॉर्क विदाउट फोर्स, राइट? यस नेक्स्ट, नेट टॉर्क ड्यू टू अ फोर्स कपल इज सेम अबाउट ऑल द पॉइंट्स, है ना? किसी पॉइंट के अबाउट निकालो, नेट टॉर्क सेम आने वाला है, राइट और रॉन्ग? यस राइट? यस If net force acting on a system is zero, torque is same about all points.
ये समझो, ये कैसे आ गया सर? सोच के देखो, अगर कोई सोच लिया तो बहुत बढ़िया बात है। काफी डिफिकल्ट है सोचने के लिए वैसे। देखो समझो, नेट फोर्स 0 है, राइट, है ना? Yes, sir. तो मैं उन सारे फोर्सेस के एक्स वाई जेड कंपोनेंट कर सकता हूं। Yes. तो नेट फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन कितना है? नेट फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन कितना होगा? 0. नेट फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन कितना है? 0। ठीक है, क्या होगा, मान लीजिए कुछ फोर्स लग रहे हैं यहाँ पे, एक्स वाई और जेड में, यहाँ पे भी कुछ फोर्स लग रहा होगा एक्स वाई जेड में, यहाँ पे भी कोई फोर्स लग, सॉरी जेड इधर है ना, कोई यहाँ पे भी एक और फोर्स लग रहा होगा, कोई कंपोनेंट होगा एक्स डायरेक्शन में, कोई कंपोनेंट होगा वाई डायरेक्शन में, कोई कंपोनेंट होगा जेड डायरेक्शन में, राइट, है ना? अब मल्टीपल फोर्सेस है, लेकिन नेट फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन कितना है? 0। बेटा 1 मिनट, 1 मिनट, जाओ बेटा, बेटा प्लीज, पापा काम कर रहे हैं बेटा, पापा काम करने को ना अपने पॉकेट में। सर प्लीज, हाँ देखो मैं क्या कह रहा था कि एक्स डायरेक्शन का नेट फोर्स 0 है, राइट? Yes. तो मैंने बोला, मान लीजिए इधर 3 न्यूटन है, इधर 5 न्यूटन है, सॉरी इधर 5 न्यूटन है, इधर 3 न्यूटन है और इधर 2 न्यूटन है, राइट? Yes, sir. तो मैं इस 5 न्यूटन को 3+2 बोल सकता हूं, Yes, sir. है ना? तो बेसिकली यहाँ पे दो फोर्स है, एक 3 का और एक 2 का, है ना? Yes, sir. नाउ दिस 3 एंड दिस 3 आर ए कपल, Yes. this 2 and this 2 are a couple, yes or no? Yes. Same thing can be said about y-axis, and similar argument can be given for z-axis, right? Yes, sir. So x component जो सारे हैं वो कुछ पेयर ऑफ कुछ कपल्स बना रहे हैं, सारे के सारे x डायरेक्शन के फोर्सेस, सारे के सारे y डायरेक्शन के फोर्सेस कुछ कपल बना रहे हैं, सारे के सारे z डायरेक्शन के फोर्सेस कुछ कपल बना रहे हैं, अगर नेट फोर्स 0 है तो, यस और नो? Yes, और sir. एक बार एक्सप्लेन कर देंगे? दिस इज डिफिकल्ट, मैंने बोला था ना समझने के लिए। मैंने कहा मेरा नेट फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन 0 है, मेरा नेट फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन कितना है? 0। बेटा एक मिनट, मुझे रूम लॉक करना होगा, ठीक है? Okay. इसका खाना दे दो तुम। देखो मैं क्या कह रहा था कि नेट फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन 0 है, मतलब फोर्स के एक्स डायरेक्शन के जितने ही फोर्सेज हैं उनके टुकड़े करके, उनकी पेयरिंग करके मैं उसको कुछ कपल में कन्वर्ट कर सकता हूं। जैसे मैंने यहां किया, ये 5 था, ये 3 था, ये 2 था, तो मैंने 5 के 2 टुकड़े के 3 और 2, ये 3 और ये 3 मिलके एक कपल बन गया, ये 2 और ये 2 मिलके एक कपल बन गया, है ना? Yes, sir. सिमिलरली मैं कपलिंग कर सकता हूँ वाई डायरेक्शन में, सिमिलरली कपलिंग कर सकता हूँ मैं जेड डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि नेट फोर्स 0 है, राइट? Yes. अगर नेट फोर्स 0 नहीं होता तो आफ्टर ऑल द कपलिंग एक फोर्स बच जाता, Yes, sir. है ना? बट क्योंकि सारे के सारे फोर्सेस, नेट फोर्स 0 है, इसलिए मैं फोर्सेस की अल्टीमेटली किसी ना किसी तरीके से कपलिंग कर सकता हूं। तो आई कैन से कि इफ नेट फोर्स इज 0
only couples are acting, force couples are acting on the system, right? Yes. इसलिए और हर एक कपल का जो टॉर्क है वो तो किसी हर एक पॉइंट के अबाउट सेम होता है, Yes. इसलिए क्या होगा, जो टॉर्क है इट विल बी सेम फॉर ऑल द पॉइंट्स, राइट? Yes, sir. मतलब जो टॉर्क आएगा, जो नेट टॉर्क आएगा, नेट फोर्स जीरो होने के केस में जो नेट टॉर्क आएगा वो हर पॉइंट के अबाउट सेम रहेगा, क्योंकि नेट फोर्स जीरो होने पे आई कैन कन्वर्ट दोज फोर्सेज इनटू कपल्स बाय मेकिंग प्रॉपर कंपोनेंट्स एंड प्रॉपर पेयरिंग, राइट? Yes, sir. Okay. Next. If net force acting on a system is zero and torque is zero about one point, then torque is zero about all points. Yes, sir. है ना? सिंपल. नेट फोर्स जीरो ये है, तो ऊपर से ही डिराइव हाँ ऊपर से यहाँ आएगा, राइट? यही पॉइंट था जो सोचने वाला था, बाकी तो पता ही है ना? Yes, sir. नेट फोर्स एक्टिंग, अगर नेट फोर्स जीरो है और किसी एक पॉइंट के बाद टॉर्क जीरो है तो हर पॉइंट के बाद टॉर्क जीरो है, राइट? Yes, sir. नो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. क्यों? क्योंकि आगे चल के हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्विलिब्रियम. क्या पढ़ेंगे? इक्विलिब्रियम. अब इक्विलिब्रियम में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखो बेटा, अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स जीरो है और टॉर्क जीरो है तो इक्विलिब्रियम में, तो इसमें कोई आर्गुमेंट कर सकता था, सर नेट फोर्स जीरो है, मैं टॉर्क तो किसी एक एक्सिस के अबाउट निकाल के जीरो करूंगा, किसी एक पॉइंट के अबाउट निकाल के जीरो करूंगा, राइट? है ना? Yes. तो सर इस बात की क्या गारंटी है कि किसी और पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो है कि नहीं है? तो उसकी गारंटी ये है कि क्योंकि नेट फोर्स जीरो है, इसलिए अगर एक एक्सिस के अबाउट टॉर्क जीरो होगा तो एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो होगा तो दूसरे पॉइंट के अबाउट भी टॉर्क जीरो ही होगा. होगी ना गारंटी? Yes, sir. समझ में आई बात? तो इक्विलिब्रियम आगे जाके हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे, हम नेट फोर्स जीरो करेंगे और किसी भी एक पॉइंट या एक एक्सिस के अबाउट टॉर्क को जीरो कर देंगे, तो बोलेंगे देखो सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में है. हाँ या ना? Yes, sir. सर हम लोग पर ये तो नहीं बोल सकते कि अगर एक एक्सिस के अलोंग नेट फोर्स जीरो तो हर एक एक्सिस के अलोंग नेट टॉर्क. अलोंग नेट फोर्स क्या होता है? कुछ नहीं होता, ठीक है छोड़ो. हाँ हाँ, ये जरूर हम नहीं कर सकते. कई लोग क्या करते हैं, इनफैक्ट मैं भी करता हूँ, कुछ क्वेश्चन में बहुत हेल्प करता है कि मेरे को इक्विलिब्रियम निकालने के लिए मान लीजिए दो इक्वेशन चाहिए होती है, तो मैं क्या करता हूँ ना, दो अलग अलग एक्सिस के अबाउट या दो अलग अलग पॉइंट्स के अबाउट टॉर्क को जीरो कर देता हूँ. ठीक है? समझ में आई बात? समझ में उससे आंसर आ जाता है, पर वो सही नहीं है, टेक्निकली वो सही नहीं है. क्यों? क्योंकि हो सकता है किसी तीसरी पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो ना हो. Yes, yes, sir. मैंने क्योंकि फोर्स को जीरो किया ही नहीं, क्योंकि कई बार आसान पड़ता है दो के अबाउट टॉर्क को जीरो कर दो, बहुत आसानी से हो जाता है सॉल्व. इसलिए कभी कभार मैं भी यूज करता हूँ इस तिकड़म को, पर ये तिकड़म है मुझे मालूम है. आपको भी अगर यूज करना हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि हाँ सर ये तिकड़म है, ये सही नहीं है. ठीक है? वो सर्टेन प्रूफ नहीं है. इनफैक्ट सब्जेक्टिव एग्जाम्स में, जब हमारे सब्जेक्टिव एग्जाम होता था ना, उसमें हम ये सब नहीं कर पाते थे. उसमें हम ये करेंगे तो हमको हमारे नंबर काट देता है IIT. ठीक है? Yes, sir. स्कूल में शायद ना कटें क्योंकि उनको शायद पता भी ना हो. चलो अगला टॉपिक क्या है हमारा? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. क्या कहना चाहता है ये कि देखो, ये मेरे पास एक रिजिड बॉडी है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. इसके अलग अलग पॉइंट्स पर कुछ फोर्स लग रहा है. F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, F3 वेक्टर. इन सारे पॉइंट्स की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू यहाँ से जो पोजीशन लग रही है वो आपका R1 वेक्टर, R2 वेक्टर और लेट्स से R3 वेक्टर, इस तरीके से है. समझ में आई बात? Yes. तो यहां पर नेट फोर्स कितना होगा, कोई बताएगा मेरे को? यही होगा ना? Yes, sir. सो मैं चाहता हूं कि यार मैं सारे फोर्सेस को अलग अलग डील ना करूं, मैं सिर्फ नेट फोर्स से काम चला लूं. ठीक है? तो Yes. मैंने बोला कि यहां पर वो कौन सा पॉइंट है जहां पर मैं सिर्फ एफ नेट लगाऊंगा तो इफेक्ट, इसका इफेक्ट और इसका इफेक्ट सेम हो जाए. लेट्स से वो डिस्टेंस है, वो पोजीशन है R वेक्टर.
तो ये वाला पॉइंट P का आर वेक्टर क्या है ये मुझे निकालना है। ओके, अब देखो इसको निकाल नहीं पाओगे आप डायरेक्टली सिंपल इक्वेशन से, बट यहां पर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का मीनिंग क्या ये समझ में आना चाहिए हमें कि आर वेक्टर क्रॉस एफ नेट वेक्टर ये जो है दिस हैज टू बी इक्वल टू R1 वेक्टर क्रॉस F1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर क्रॉस F2 वेक्टर प्लस R3 वेक्टर क्रॉस F3 वेक्टर फॉर ऑल सिलेक्शंस ऑफ O। O मतलब ऑरिजिन, है ना? यस मतलब मैं O को कहीं पे भी ले लूं, यहां लूं, यहां लूं, यहां लूं, कहीं पे भी लूं, मैं इस पॉइंट P को पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कब कह सकता हूं? अगर नेट फोर्स तो मैंने सेम कर ही दिया पहले ही, यहां पे जो नेट फोर्स लगाया वो तो जो नेट फोर्स आया वही लगाया मैंने, तो नेट फोर्स के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर चिंता किसके बारे में करनी है? टॉर्क के बारे में, कि उस फोर्स का जो टॉर्क है, उस फोर्स का जो टॉर्क आया है वो टॉर्क कैसा होना चाहिए? वो टॉर्क कैसा होना चाहिए? सब जो नेट उस इंटरनल एक फोर्स का टॉर्क सारे इंडिविजुअल टॉर्क्स के सम के बराबर होना चाहिए, राइट? यस सर है ना? देखो इस कॉन्सेप्ट का कोई खास यूज हमें बहुत ज्यादा टेक्निकली नहीं करना होता है। यहां से हमें एक चीज मिलती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या मिलता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यहीं पे इसका यूज होता है, ठीक है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? इट इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। आप बोलोगे सर ये कैसे निकलता है? बात समझिए, हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट अगर है तो ये तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बना है ना? यस यस सर। हर एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। तो अगर मुझे को ग्रेविटेशनल फोर्स का टॉर्क निकालना है, ये अपने आप में मुसीबत होगी कि नहीं होगी कि मैं क्या सारे इलेक्ट्रॉन का फोर्स लिख के उसका टॉर्क निकालूं? नो सर नहीं ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इन सारे के सारे जो फोर्सेज हैं, ये ग्रेविटेशनल फोर्स हर एक इलेक्ट्रॉन पे, हर एक प्रोटॉन पे, हर एक न्यूट्रॉन पे, उन सारे के सारे ग्रेविटेशनल फोर्सेस का टॉर्क किसके बराबर होगा? मतलब टॉर्क mg के टॉर्क के बराबर होना चाहिए अगर वो mg किसी एक पॉइंट पे लगे तो, राइट? यस उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या बोलते हैं उसको? सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है? समझ में आई बात? हमारे यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में जहां g वेक्टर कांस्टेंट है, उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास के साथ कोइंसाइड करती है। ओके, ये बड़ी अच्छी चीज है हमारे लिए, है ना? इससे अच्छी चीज कुछ हो नहीं सकती थी। हो सकती थी क्या? नो सर कि यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में कम से कम हम बोल सकते हैं कि जो mg फोर्स लगाना है वो कहां लगाना है? सेंटर ऑफ मास पे लगाना है। ओके, ओके सर वैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने का तरीका बताऊं आपको किसी ऑब्जेक्ट का। मान लेते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है। तो एक काम करो, इसमें एक होल यहां कर दो छोटा सा और एक होल यहां कर दो छोटा सा। मतलब एक बार यहां पे हिंज कर दो, एक बार यहां पे हिंज कर दो। यहां पे हिंज करोगे मतलब मान लीजिए यहां पे पिन लगा के आपने हिंज कर दिया है, ये भी हिंज नहीं है, तो क्या होगा? ये इस तरीके से घूम जाएगा थोड़ा सा, है ना? यस सर मान लो एक स्क्वायर लिया है तो स्क्वायर कुछ ऐसा हो जाएगा, रेक्टेंगल कुछ ऐसा हो जाएगा, राइट? यस तो इस केस में यहां पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है? फिर काम करो यहां पर हिंज कर दो, तो कैसे घूम जाएगा? ये ऐसे घूम जाएगा, है ना? यहां पे एक वर्टिकल लाइन खींच दो, तो हम देखेंगे हमारे पेपर पे या जो भी ऑब्जेक्ट है उस पर दो वर्टिकल लाइन खींची हुई, एक ऐसी एक ऐसी, राइट? वो जहां मीट किया वो क्या हो गया? सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया, ठीक है? समझ में आई बात? यस बट then this process is again valid only for uniform gravitational field, ठीक है? तो इस पे मैं ज़्यादा टाइम पास नहीं कर रहा हूँ इस पे, बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स लगा के पूरा का पूरा ग्रेविटेशनल फोर्स लगा के मान सकते हैं एक ही mg फोर्स लग रहा है। ओके,
और वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे पर्पस के लिए तो हमेशा सेंटर ऑफ मास के साथ कोइंसाइड कर रही है, तो चिंता करने वाली कोई बात है नहीं। हालांकि अगर कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम है सेंटर ऑफ मास, ट्रू और फॉल्स, तो क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? ट्रू। फॉल्स। Center of gravity is same as center of mass only in uniform gravitational field. Okay? यस सर। ओके सर। अगर मैं एक रॉड ले लूं जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, अर्थ के रेडियस के कंपेरेबल है, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास के बराबर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास एक ही पोजीशन पे नहीं आएगा। क्योंकि सोचिए, नीचे वाले पोर्शन पे फोर्स ज़्यादा लग रहा होगा, ऊपर वाले पोर्शन पे फोर्स कम लग रहा होगा। हाँ या ना? हाँ या ना? यस तो जिधर फोर्स ज़्यादा लगेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। सॉल्व करेंगे इसको। ये एंगल थीटा है। यस सर यही। ये mg साइन थीटा तो याद ही है ना अपन को, यस सर। है ना? ये भी तो कर सकते थे कि इधर वाला mg cos थीटा, इधर वाला mg sin थीटा। mg sin थीटा की वजह से टॉर्क आएगा, mg cos थीटा की वजह से टॉर्क नहीं आएगा। हाँ है ना? यस सर। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। बेसिकली हमने क्या किया, ग्रेविटेशनल फोर्स को इसके सेंटर पे एक्ट करता हुआ माना। वो हमने पिछले पेज पे सीखा है। ओके बेटा, यस सर। आगे बढ़े। यस सर। चलो फिर अगला है, अगला टॉपिक क्या है? एंगुलर मोमेंटम। क्या है अगला टॉपिक? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम। ये क्या है? मोमेंट ऑफ मोमेंटम। यार मोमेंट ऑफ फोर्स निकाल लोगे और मोमेंट ऑफ मोमेंटम नहीं निकालोगे तो कैसे करोगे कुछ? समझ में आई बात? बिना मोमेंट, मोमेंट ऑफ मोमेंटम सर, सबको मोमेंट क्यों रखा है, क्यों बोलते हैं? बेटा मोमेंट मतलब रोटेशन का, रोटेशनल इफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया का रोटेशनल इफेक्ट। ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स, फोर्स का रोटेशनल इफेक्ट। मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का रोटेशनल पार्ट। ओके, यस। चलो तो मोमेंट ऑफ मोमेंटम क्या होता है? हम लोगों ने देखा था टॉर्क क्या था सर? टॉर्क था आर वेक्टर क्रॉस, क्या था? एफ वेक्टर। एफ वेक्टर।
एंगुलर मोमेंटम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है? तो सर एल वेक्टर इज गिवन बाय आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। आहा कितना बढ़िया है, इससे अच्छा कुछ हो सकता था क्या? हाँ सर। हाँ, ये मेजर करता है, ध्यान दीजिए, ये मेजर करता है कि जो क्या नाम है स्टेट ऑफ रोटेशन को चेंज करने वाला है ना, जो स्टेट ऑफ रोटेशन को चेंज करने वाला है वो कितना मजबूत है, राइट? है ना, चेंज करने वाला एजेंट कौन है? स्टेट ऑफ रोटेशन को टॉर्क, वो कितना मजबूत है ना? यस सर। ये एंगुलर मोमेंटम क्या बताता है कि रोटेशन कितना तेज है, ठीक है, उसको रोकना कितना मुश्किल है ना? यस। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बताता है कि रोटेशन के इफेक्ट को चेंज करना कितना मुश्किल है। समझ में आया बात? मास क्या Yes. बताता है कि स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना कितना मुश्किल है, राइट? यस। फोर्स बताता है चेंज करने वाला कितना स्ट्रांग है, और मोमेंटम बताता है रोकना कितना मुश्किल है। समझ में आया? यस समझ में आया कि नहीं आया? सर, तीनों का तो मतलब जो कॉज है उसको करने के लिए हाँ, जितना फोर्स लगेगा। तो बेसिकली यहां पर क्या है, मोमेंट ऑफ मोमेंटम सिंपल है। ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक पार्टिकल यहाँ मूव कर रहा है वेलोसिटी v से, इसका मास m है, इस पार्टिकल की पोजीशन लेट्स से ओजिशन ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ये r वेक्टर है, तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा दैट विल बी r वेक्टर क्रॉस m v वेक्टर। ओके, कई बार लोग l को mvr लिख देते हैं, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा l इज इक्वल टू mvr, कहां पढ़ा था, याद है? mvr पढ़ा था? mvr कभी सुना 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 लग रहा है? यस सर। कहाँ सुना था? सर सेंट्रीपिटल। बा ना, mvr आपने सुना था एटॉमिक स्ट्रक्चर में। कहाँ सुना था सर? सर mvr इज इक्वल टू हाँ nh बाई सर। 2 नहीं सुना? यस सर। सुना था? यस सर। वो यही था, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था ना। वो mvr क्या है? बेसिकली एंगुलर मोमेंटम था। ओके, यस। mvr क्या था? एंगुलर मोमेंटम था, जो भी है। तो l वेक्टर कितना है? r वेक्टर क्रॉस mv वेक्टर है। ओके बेटा, l वेक्टर कितना है? r वेक्टर क्रॉस mv वेक्टर। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? सर। और कई बार अगर ये वेलोसिटी r के परपेंडिकुलर हो तो ये कोई साइन थीटा वाइन थीटा नहीं आएगा, तो क्या बच जाएगा? mvr बच जाएगा। ओके, यस सर। वहां पे सर्कुलर मोशन था ना, सर्कुलर मोशन में r के परपेंडिकुलर थी ना वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की, तो क्या हो जाएगा? r इंटू mv r। यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़े। यस सर। देखो, प्योर रोटेशन में जो l वेक्टर है इसका बड़ा ही अच्छा फॉर्मूला है, क्या? I ओमेगा वेक्टर। आहा हा, कितना अच्छा है ना। मास इंटू वेलोसिटी इज मोमेंटम, राइट? इनर्शिया इंटू वेलोसिटी इज मोमेंटम, है ना? यस सर। यही, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू r। हाँ नहीं नहीं वो नहीं कह रहे हैं, रोटेशनल वेलोसिटी इंटू रोटेशनल मास इज इक्वल टू रोटेशनल मोमेंटम। यस सर, बस वहाँ पे m भी था, यहाँ पे i ओमेगा। हाँ, समझ में आई बात? ये प्योर रोटेशन के लिए है। किसके लिए? अगर बॉडी इस तरीके से रोटेट कर रही है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आई है, तो इसके रोटेट करने पे एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? आई इंटू ओमेगा वेक्टर। ओके बेटा, यस सर। कोई तकलीफ किसी को? हाँ सर। अभी कैसे निकालेंगे, डेरिवेशन देख ले। यस सर। देखो, अगर मैं r डिस्टेंस पर ये एक पॉइंट कंसीडर करूं m, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, है ना? यस सर।
सो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, राइट। और आपका जो एंगुलर मोमेंटम है वो कितना हो जाएगा, आर वेक्टर क्रॉस एम वी वेक्टर, है ना। हाँ, यस सर। या ये तो एक पार्टिकल है, तो इस ऐसे सारे के सारे, सर तो एमआर को आई लिख देंगे। ऐसे सारे के सारे उसका समीशन है ना, यस। दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ आर वेक्टर क्रॉस एम टाइम्स वी वेक्टर, क्या है, ओमेगा। यस। दैट इज इक्वल टू, एम बाहर लिख लो, या एम बाहर क्यों लिख लो, एम अंदर रहने दो, समेशन ऑफ एम टाइम्स, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है बेटा, देखो आर वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर है ना, यस। ये ओमेगा आर स्क्वायर नहीं है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि ओमेगा क्रॉस आर किधर है, देखो जरा, ओमेगा किधर है, ऊपर की तरफ, है ना। ओमेगा क्रॉस आर किधर आया, अंदर की तरफ आया, यस। और आर क्रॉस वी फिर से किधर आ गया, अंदर की तरफ। अरे आर क्रॉस वी फिर से ऊपर आया ना भाई। हाँ यस सर। और इस सारे के सारे वेक्टर्स जो लगातार एक दूसरे के परपेंडिकुलर बने हुए हैं, इसलिए कहीं कोई साइन थीटा वाइन थीटा आएगा नहीं। दैट इज समेशन एम ओमेगा आर स्क्वायर आ जाएगा, डायरेक्शन किधर है, ऊपर की तरफ, मतलब ओमेगा कैप, क्योंकि आपका ओमेगा वेक्टर कांस्टेंट है, प्योर रोटेशन है ना, सबका ओमेगा सेम होगा। दैट इज इक्वल टू आई ओमेगा वेक्टर। ओके, यहां से यहां पे ना थोड़ा सा डायरेक्शन के एनालिसिस कर लीजिए। उसके बिना पहुंच नहीं पाओगे, ठीक है। यस। सो एल वेक्टर कितना हो गया, आई ओमेगा वेक्टर। इससे बढ़िया तो फॉर्मूला हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे इस चैप्टर में, है ना। यस सर। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ प्योर रोटेशन के लिए ही वैलिड है, ध्यान रहे। दिस इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिस इज वैलिड ओनली फॉर प्योर रोटेशन, अदरवाइज नहीं वैलिड है। ओके बेटा, ओके सर। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया ना चैप्टर अब से। यस कॉम्प्लेक्स हो गया। सर थोड़ा सा। चलो फिर आज की क्लास में सर यही पर खत्म अब कर दो। सर पर अब आसान भी हो गया थोड़ा। हाँ, थोड़ा सा कुछ दिन, अभी थोड़ी देर के लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि ये वाला रिलेशन अच्छा मिल गया हमें, ठीक है। पर मैं क्या कर रहा हूँ ना, अभी के लिए यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके बाद चलो एक काम करते हैं, अगला पेज कर लेते हैं, उसके बाद छोड़ते हैं, ठीक है ना। रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। क्या होता है सिंपली, ध्यान दीजिएगा, टाउ वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, है ना। यस सर। दैट इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस डी डी टी ऑफ क्या, पी वेक्टर, यस सर। है ना। दैट इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस डी डी टी ऑफ पी वेक्टर कितना हो जाएगा, सर अच्छा सॉरी उल्टा शुरू कर दिया मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी, उल्टा शुरू कर दिया, इस तरीके से पहुंच नहीं पाओगे। इस तरीके से रिलेशन बन जाएगा, पर वो फर्जी तरीके से बनेगा। प्रॉपर तरीका क्या होगा, एल वेक्टर इज इक्वल टू सर हम कितना, लोग एग्जाम में ऐसे ही किए थे। एल वेक्टर कितना होता है, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर होता है। उस यस नंबर आपके एग्जाम में उससे मिल जाएंगे, डोंट वरी, है ना। देयरफॉर डी डी टी ऑफ एल वेक्टर क्या हो जाएगा, डी डी टी ऑफ आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, पी वेक्टर दैट इज इक्वल टू, प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन करना क्या, तो क्या करोगे, आर वेक्टर क्रॉस डी डी टी ऑफ पी वेक्टर प्लस
p vector into ddt of r. इंटू नहीं बोलते, क्रॉस बोलते हैं, डी डी टी ऑफ Yes. आर वेक्टर दैट इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ये तो आ गया, प्लस पी वेक्टर क्या है, एम वी वेक्टर Yes, sir. क्रॉस पोजीशन का रेट ऑफ चेंज क्या होगा, वेलोसिटी वेक्टर, v क्रॉस v कितना हो गया, 0. सो दिस इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर विच मीन्स डी डी टी ऑफ एल वेक्टर इज इक्वल टू टाउ वेक्टर. समझ में आया? Yes, sir. इसको जीरो करना होता है, इसलिए आपको पी वेक्टर से शुरू करना होगा. ओके, अब ध्यान दीजिएगा, टाउ कितना आया आपका, डी डी टी ऑफ एल वेक्टर, एंड दिस इज वैलिड ऑलवेज, नॉट जस्ट प्योर रोटेशन. ओके, Okay, sir. समझ में आई बात? Yes, sir. समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर. अब देखो, फॉर प्योर रोटेशन क्या होगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है, बट फॉर प्योर रोटेशन क्या होगा, एल वेक्टर इज इक्वल टू आई ओमेगा वेक्टर, देयरफॉर टाउ वेक्टर इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ एल वेक्टर दैट इज इक्वल टू, अगर आई कांस्टेंट है, इफ आई इज कांस्टेंट, प्योर रोटेशन में आई कांस्टेंट ही रहता है. ओके, सो दिस विल बी इक्वल टू आई टाइम्स डी डी टी ऑफ ओमेगा वेक्टर अल्फा वेक्टर, और टाउ वेक्टर इज इक्वल टू आई अल्फा वेक्टर. आ गया ना, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. Yes, sir. अब लग रहा है ना, हाँ अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे हम लोग इस चैप्टर के, है ना सर, क्योंकि अल्टीमेटली तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ही लगाना है, और मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी ही लगाना है, राइट? बस Yes. मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन, फोर्स की जगह टॉर्क, मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम, है ना? Yes, sir. तो प्योर रोटेशन में बेटा कोई खास तकलीफ आपको आगे नहीं होगी, अगर यहाँ तक का पोर्शन समझ में आ गया है तो. ओके, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय.